बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। बहुत सारी खबरें हैं जिन पे भी ला किया जा सकता है, लेकिन मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि 18 अक्टूबर को बहरिया टाउन वाला केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है और इस केस की समाअत करेगा बेंच नंबर 1। और बेंच नंबर 1 मुश्तमिल है चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फायजी साहब, मिस्टर जस्टिस अमीनुद्दीन खान और मिस्टर जस्टिस अतरम नीला पर। ये मुल्की तारीख का, ये अदालती तारीख का सबसे बड़ा अवामी केस बनने जा रहा है। जो मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे चेहरे बेनकाब होंगे, जिनमें कुछ मौजूदा जज भी हैं, कुछ साबिक जज भी हैं, कुछ सरकारी एहलकार भी हैं। इमरान खान और बुशरा बेगम वाल कादर ट्रस्ट वाला जो मामला है वो तो हैं ही, और भी कई एक सियासतदान इसमें, उनके चेहरे भी सामने आ जाएंगे। और फिर जो इसके मालिक हैं बहरिया टाउन के, मलिक रियाज साहब, उनके बारे में तो हर बंदा जानता है। उन्होंने खुद कहा हुआ है कि जनाब मैं फाइल को पहिए लगा देता हूँ। पहिए क्या लगाना है? पैसा लगाते हैं। और मलिक रियाज साहब के खिलाफ जब भी कोई इंक्वायरी शुरू होती है, जब भी कोई अदालती कार्रवाई शुरू होती है, 100 मोटो भी लिए गए हैं ना, साकिब निसार साहब ने इस मामले का 100 मोटो भी लिया था ना। तो जहन में, जो आम लोगों के जहन में सवाल ये आता है कि मलिक रियाज का होना कुछ नहीं है। होना क्यों नहीं है? क्योंकि मलिक रियाज पहिए ला देता, पैसे ला देता। और ये आम लोग जिनके पास इंक्वायरी वगैरह लगी होती है तो उनके साथी कह रहे होते हैं लॉबी तेरियां ने मौजा हो गई हैं। क्योंकि इस हवाले से मलिक रियाज साहब का हाथ जो है वो बड़ा खुला है। एक कनाल के घर का में को रहने वाला अफसर है, तो अगर इंक्वायरी लग जाती है बहरिया टाउन की कोई उसके पास, तो भाई कीमती कई एकड़ पर मुश्तमिल जो फार्म हाउस है उसका मालिक बन जाता है, बैंक बैलेंस बढ़ जाता है, बच्चे बाहर पढ़ना शुरू हो जाते हैं, आम स्कूलों से उठा लिए जाते हैं, मुल्क से बाहर तालीम का बंदोबस्त कर दिया जाता है। और किसकी तरफ से किया जाता है? इस तरह की बातें सुनने में आती रहती हैं। हुक्मरानों से तल्लुकात, जरदारी साहब से तल्लुकात, यानी नैब का चेयरमैन लगाने के लिए नवाज शरीफ से मुलाकात कर रहे हैं मलिक रियाज साहब। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल को जब नैब का चेयरमैन मुकर्रर करना था तो फवाद हसन फवाद ने एक रिपोर्ट दी थी, जनाब ये बंदा ठीक नहीं है। तो वो नवाज शरीफ के पास उन्होंने भेजा लिख लुक के। अगर जो नवाज शरीफ साहब पनामा केस की वजह से उस वक्त जो है वो नाअहल हो चुके थे और घर में बैठे हुए थे, लेकिन जो हुकूमत तो नून लीग की थी ना, और शायद खान अब्बासी साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, तो मलिक रियाज साहब पहुँचे थे नवाज शरीफ के पास, जनाब इनको लगने दें जावेद इकबाल को। और उस वक्त और भी बहुत सारी बातें सुनने में आई थी कि जावेद इकबाल कह रहा है जनाब मुझसे इस्तीफ़ा पहले लिखवा लें, अपने पास रख लें, अगर मैं कोई गड़बड़ करूँ तो जनाब वो इस्तीफ़ा जो है वो कबूल कर लीजिए। इस तरह की बातें भी सामने आई थी। इस हद तक बाअसर आदमी है। और जरदारी साहब के साथ जो इनके तल्लुकात हैं वो भी कोई ढके छुपे नहीं है। सबको पता है कि जरदारी साहब के इनके साथ कितने गहरे किसी दौर में तल्लुकात रहे हैं। मलिक रियाज साहब एक बहती गंगा हैं जी, जिसमें हर किसी ने हाथ धोए हैं। इमरान खान हो, बुशरा बेगम हो, कोई और अफसर हों, कुछ एहलकार हों, कुछ हकाम हों, कुछ सियासतदान हों, कई एक नाम जो हैं। लेकिन अब जो केस लगा है काजी फायजी साहब वाले बेंच में, बेंच नंबर 1 में, उसके बाद ये लग रहा है कि ये सारे चेहरे जो हैं ये बेनकाब होने वाले हैं। ये मामला शुरू कहाँ से होता है? इन्होंने बहरिया टाउन कराची में बनाने का ऐलान किया और इसके लिए इन्होंने मुजाफात में कुछ सस्ती ज़मीन, यहाँ कुछ झोंपड़ियाँ बनी हुई थी, कुछ आबादियाँ कायम थी, उस तरह की ज़मीन वगैरह खरीद ली इन्होंने सस्ते दामों। और बाद में मुनीर डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ इन्होंने एक सौदा कर लिया। उसके इवज़ वो जो निकम्मी सस्ती ज़मीन थी उसकी इवज़ कीमती अराज़ी इन्होंने ले ली, और वो थी 21,777 एकड़ मुनीर में, और वहाँ काम शुरू कर दिया। तो नैब वाले भी थोड़े से हरकत में आ गए। और साकिब निसार साहब चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, उन्होंने 100 मोटो भी ले लिया। और फिर सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ दरखास्तें भी आना शुरू हो गई। साकिब निसार साहब ने ओपन कोर्ट में इन्हें ये ऑफर की थी कि जनाब 1000 अरब रुपए जो है आप अदा कर दें, किस्तों में कर दें, इन्होंने कहा था, तो आपके खिलाफ तमाम मुकदमात जो है वो हम ख़त्म कर देते हैं। यानी वो जुर्माना तो भर रहे हैं या कीमत अदा कर रहे हैं वो मुनीर वाली ज़मीन की जो 21,777 एकड़ जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो बाकी जो नैब वगैरह कार्रवाई कर रही है, जिन्होंने जुर्म किया हुआ है, साकिब निसार साहब कह रहे हैं वो भी हम ख़त्म कर देंगे। आप सिर्फ 10
खरब रुपए जो है ना वो अदा कर दें। बहरहाल फिर वो सौदेबाजी शुरू हो गई, अदालत में सौदेबाजी शुरू हो गई और वो घर चले गए, रिटायर हो गए साकब निसार साहब। फिर ये लग गया जनाब अजमत सईद साहब वाले बेंच में, 3 रुकनी बेंच, वो इसकी समाअत करता रहा और आखिरकार ये 4 मई 2018 को इसका फैसला कर दिया जाता। और फैसला क्या होता है कि मलिक रियाज साहब या बहरिया टाउन जो है वो जो 21,777 एकड़ अराजी वाला मामला है उसके इवज़ 4 खरब 60 अरब रुपए जो है वो अदा करेगी। किसको अदा करेगी? हुकूमत को नहीं अदा करना, वो कहते हैं हमारे पास जमा करवाएं, किस्तों में जमा करवाएं 7 साल। यानी कि ये सुप्रीम कोर्ट में एक अकाउंट खोला गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने एक अलग नेशनल बैंक में अकाउंट खुलवाया और वहाँ ये जुर्माने की रकम जो है उन्हें कहा जनाब आप अदा करना शुरू कर दें और किस्तों में अदा करें। और इसमें अब सिंध हुकूमत की अभी दरख्वास्त पेंडिंग है, वफाकी हुकूमत की एक दरख्वास्त है कि जनाब ये फंड जो है ये हमें दें, आपने अपने पास क्यों रखे हुए हैं। इस पर मैं आगे जाकर बात करता हूँ कि इन्होंने फिर उनका क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने उन फंड्स का क्या किया। तो वो जनाब अब मामला शुरू हो गया, मुकदमाबाजी शुरू हो गई हुकूमतों की, जनाब ये फंड हमें, और वफाकी हुकूमत कह रही है जनाब के ये मलिक रियाज साहब कह रहे हैं कि जहाँ मैं अपार्टमेंट्स बना देता हूँ इस्लामाबाद में। सिंध हुकूमत कहती है जनाब हमारी ज़मीन है तो पैसा हमें मिलना चाहिए, हम इसको अवाम की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये सारे केस जो है पेंडिंग है अभी। ये केस जो है ये ज़ेर समाअत आएंगे 18 अक्टूबर को। इसमें मुतफरक दरखास्तें भी हैं, बुनियादी दरखास्तें भी हैं, उस पर अमल दरामद वाला केस भी है जो इन्होंने जुर्माना किया था उस पर अमल दरामद वाला, और मलिक रियाज साहब की भी एक दरख्वास्त जो है वो भी पेंडिंग है। उसमें इमरान खान साहब इनकी हिमायत में आई थी, उनकी जो हुकूमत थी ना वो इसकी हिमायत में आ गए थे, मलिक रियाज की हिमायत में। अब जनाब जो केस चल रहे हैं, जो चलने वाले हैं, उसमें एक तो वही जो मैंने कहा है कि जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने नेशनल बैंक में एक अकाउंट खुलवाया और वहाँ पैसे आ जा रहे हैं। फिर एक चेक का इशू है 2,51,21,15,297 का, वो चेक दिया हुआ है 297 रुपए का, उसका मामला है। और फिर बहरिया टाउन के जो अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल्स मांगी हुई है सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, अब दरखास्तें आ गई हैं जनाब, सिंध हुकूमत की भी आ गई, वफाकी हुकूमत भी आ गई, जनाब ये पैसे हमें दें, ये हमारे पैसे बनते हैं। लेकिन अदालत के नहीं, हम इसको देखेंगे, हम इसको चलाएंगे। और फिर पैसों का करना क्या है, ये एक बेंच बनता है 3 रुकनी, वो ये कहता है कि जनाब एक जो इन बहरिया टाउन के फंड्स हैं ना उनसे मतलब एक 10 या 11 रुकनी मेरा ख्याल कमीशन बना दिया जाए। और कमीशन का सरबराह कौन हो जनाब, वो कहते हैं ना सरबराह जो है ना वो चीफ जस्टिस मुकर्रर करेंगे। उस वक्त चीफ जस्टिस आ गए थे गुलजार साहब, गुलजार अहमद साहब, और वो उस बंदे को मुकर्रर करेंगे, उस रिटायर्ड जज को जिसका ताल्लुक सिंध से हो, सिंध का डोमिसाइल हो जिसके पास, और मुस्तकिल रहाइश पजीर हो वो सिंध में। और फैसला कौन सा बेंच देता है, उस बेंच को हेड कौन कर रहा था, उस बेंच को हेड कर रहे थे फैसल अरब साहब, जस्टिस फैसल अरब साहब हेड कर रहे थे। और उसके अरकान में कौन शामिल हो सकता है आपके ख्याल में, एजाजुल हसन और मुनीब अख्तर साहब। और वो बेंच ये फैसला करके जाता है कि जनाब रिटायर्ड जज को कमीशन का सरबराह मुकर्रर किया जाए। और फैसल अरब साहब 1-2 दिन बाद रिटायर होने वाले होते हैं, सिंध से ताल्लुक, सिंध का डोमिसाइल, मुश्किल रहायश पजीर, समझ गए ना आप बात। और फिर ऐसा ही होता है। फैसल अरब साहब की बड़ी इज्जत थी मेरे दिल में, ये बड़े यंग थे जब 2007 में पीसीयू आया, मुशर्रफ वाला दूसरा पीसीयू, जिसके तहत बहुत सारे जजेस जो हैं 43 के करीब फारग कर दिए गए, इन्होंने हलफ उठाने से इनकार कर दिया था। लेकिन इस फैसले के बाद जो इमेज था मेरे ज़हन में इनका, वो गड़बड़ा गया थोड़ा सा। बहरहाल ये हुआ है इस केस में। मैंने कहा ना कि मलिक रियाज एक बहती गंगा है जिसमें सब ने हाथ धोए। अब ये कमीशन बन गई ना, अब वो मामला भी इस अदालत के रूबरू अदालत में है, क्योंकि ज़ाहिर है कमीशन जो है उसने जो फंड्स वगैरह आते हैं उनको कहाँ खर्च करना है अवामी बहबूद के लिए, उसने फैसला करना है। जो मलिक रियाज से पैसे लेने का फैसला 9 मई 2018 में किया गया था, उस पर अमल दरामद का मामला है कि जनाब कैसे वो जो पैसे हैं वो किस्तें आ रही हैं, नहीं आ रही। इसमें और भी बहुत सारे मामले थे, कोई बीच में कंट्रैक्ट हैं, माहदे हैं, उनको ख़त्म करवाने की भी दरखास्तें हैं, बहुत सारे मामलात हैं।
جو इस एक केस में इस बेंच के सामने लगे हुए हैं 18 अक्टूबर को। और फिर इसमें एक मलिक रियाज साहब की अपनी एक दरख्वास्त है, जिसमें वो ये कहते हैं कि जनाब कोरोना के दिनों में उन्होंने वो दरख्वास्त फाइल की थी कि जनाब बड़ा मंदा हैगा कारोबार का, पैसे पूसे है कोई नहीं, ते किस्त जमा नहीं हो सकती। ये 2021 की बात है, इनकी हुकूमत थी इमरान खान साहब की। तो जनाब वो जो रायत कुछ कर दी जाए, किस्तों में आगे पीछे कर दिया जाए थोड़ा सा मामला, यानी 2-4 साल और दे दिए जाएं, जैसे भी उन्होंने कोई रायत कर दें जनाब हमें। तो उसमें जो उस वक्त के अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने ये कहा कि जनाब अगर हुकूमत जो है इनको किस्तों शिस्तों में कोई रायत देती है तो वफाकी हुकूमत मुखालफत नहीं करेगी। यानी इमरान खान साहब ने जो हदायत की वज़ीर आज़म साहब ने अपने अटॉर्नी जनरल को कि मलिक रियाज की मुखालफत नहीं करनी, ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਔਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣੇ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ, लेकिन अंडरस्टूड आ कि चलो किस्तां कुस्तां आ जाएंगे। लेकिन अच्छा इसमें वकील भी देख ले, जो पीटीआई के लोग हैं, जो पीटीआई के वकला हैं, वही मलिक रियाज साहब के वकील हैं। अली जफर साहब, इनके वकला में जो बड़ा नाम है अली जफर साहब हैं। अजहर सदीक साहब जो इस वक्त लंदन में बैठे हुए हैं, वो इनके वकील हैं। शहजाद अकबर साहब इनकी वकालत करते रहे हुए हैं। अब जब 18 अक्टूबर को ये केस लगना है तो ये सारे चेहरे जो हैं ये बेनकाब होंगे। और जो काजी साहब हैं वो तो लिगी लपटी रखते ही नहीं, वो तो खुल के बात करते हैं, वो तो झिझकते ही नहीं। वो बिला तकल्लफ कह देते हैं ना, मादी में जज जो हैं ये फलां फलां जज ये झक मारते रहे फलां फलां मुकदमात में, तो क्या वो चुप करके बैठे रहेंगे? बहुत सारे जो पहलू जो हमें पता है वो इकट्ठे होकर सामने आ जाएंगे इस केस में, और पता चल जाएगा जनाब किसने क्या किया हुआ है, कैसे इस मुल्क के साथ लूट मार जो भी आप कह लें बेड़ा गर्क करने में कौन कौन से किरदार हैं। अब जो कमीशन वाली बात है, जो मैंने कहा कमीशन मुकर्रर कर दी जाए रिटायर्ड जज को और उसको फिर पैसे दिए जाएं कमीशन के, ये कमीशन मुकर्रर हो जाता है अगर सुप्रीम कोर्ट का जज, वो पैसे ले ही नहीं सकता कानूनी तौर पे। ये मैं आपको बात एक बता रहा हूँ, शायद आपके लिए नई बात हो। ये मुझे सुप्रीम कोर्ट के एक जज ने बताया। उनका जनाब हमारे ऊपर ये बड़ा इल्ज़ाम लगता है कि इनकी पेंशनें बहुत हैं, रिटायरमेंट के बाद मुराद बहुत मिलती हैं। उनका कभी आपने वो पेंशन रूल्स हमारे पढ़े हैं? उसमें क्या लिखा हुआ है? उसमें ये लिखा हुआ है रिटायर्ड जज के पास अगर हुकूमत कोई मामला कंसल्टेंसी के लिए भेजती है या फिर उस जज को किसी मामले में कमीशन मुकर्रर करती है तो वो फीस नहीं ले सकता। वो जो उसको पेंशन मिल रही होती है और जो मुराद मिल रही होती हैं उनके इवज़ उसकी ये ज़िम्मेदारी है कि बगैर पैसे लिए वो काम करे हुकूमत का, कंसल्टेंसी दे या कमीशन वगैरह अगर मुकर्रर किया जाता है तो वो जो कमीशन की कार्रवाई होती है वो फ्री खाते में करना उसकी ड्यूटी है। फ्री खाते क्या वो कहते हैं पेंशन लेते हैं, उसके पैसे लेते हैं। ये पैसे और भी कई जज ऐसे हैं। हमारे एक जज साहब हैं रिटायर्ड चीफ जस्टिस, वो आलमी अदालत इंसाफ में भी गए थे पाकिस्तान की तरफ से ये कुलभूषण वाले केस में। उन्हें जितने कमीशन और कंसल्टेंसियाँ मिलती हैं तो ज़ाहिर है ऐसे ही तो नहीं ना फोर्ट स्टेडियम के पास किला नुमा घर बन जाते। बहरहाल ये जजों का अपना किरदार है। वो मेरा मुझे ये लग रहा है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है ये इस केस में सामने आएंगी और फिर इसमें शहजाद अकबर, इमरान खान और बुशरा बेगम जो है उनका भी किरदार है, उनका भी नाम सामने आएगा। ज़ाहिर है ये जो पैसे देने थे मलिक रियाज ने वो बहरिया टाउन वाले मामले में, वही केस है ना, वही चल रहा है ना केस। तो इसमें ये भी पूछा जाएगा। ज़ाहिर उन्होंने डिटेल्स तो मांगी है उनके बैंक अकाउंट्स की, बहरिया टाउन के जो बैंक अकाउंट्स हैं उनकी डिटेल मांगी है, और फिर जो पैसे जमा हो रहे हैं, पैसे जमा नहीं हो रहे, किस्तें आ रही हैं, किस्तें नहीं जा रही, फिर चेक का मसला है। तो फिर ये भी मसला होगा कि जनाब ये 19 करोड़ पाउंड जो हैं ये कैसे आ गए बीच में, ये कहाँ से आए हैं? ये आपके तो थे ही नहीं। ये मामला आ सकता ना बीच में, जब वो आएगा खाता कि जनाब फलां तारीख को 19 करोड़ पाउंड जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट के उस अकाउंट में आए हैं जहां मलिक रियाज या बहरिया टाउन की तरफ से पेमेंट्स की जा रही हैं। तो फिर ये 19 करोड़ पाउंड कहाँ से आए? उस वक्त जिस वक्त ये आए थे उस वक्त जो रुपए और पाउंड की कीमत थी
वो तकरीबन 38 अरब रुपए बनते थे, लेकिन आज के हिसाब से देखें तो वो 60-70 अरब रुपए बनते हैं। अगर आप पाउंड की कीमत लगाएं तो वो तो पाउंडों में आई थी ना रकम। तो इसका भी फैसला होना है कि जनाब वो रकम जो है वो रियासत पाकिस्तान की है या इनकी है, मुल्क रियाज की है। तो वो आपको पता ही होगा कि NCA नेशनल क्राइम एजेंसी जो है उसने इंक्वायरी शुरू की थी बरतानिया में, और वो उन मामलात की इंक्वायरी शुरू करती है जब उनको शिकायत मिलती है या इन्फॉर्मेशन मिलती है कि बरतानिया में जो जायदाद बनाई है किसी गैर मुल्की ने, वो अपने मुल्क से पैसा लूट कर लेके आया है, वो ब्लैक मनी है, ब्लैक मनी से बनाई गई जायदाद है। मुल्क रियाज की वहाँ जो जायदादें थी उनकी इंक्वायरी शुरू कर दी नेशनल क्राइम एजेंसी ने, और फिर वो पता चला जनाब ये तो ब्लैक मनी है जो पाकिस्तान से लाई गई है। और उनका जो कानून है बरतानिया का वो ये है कि जिस मुल्क से लूट कर माल लाया जाता है वो रकम उस रियासत को वापस की जाती है, उस बंदे को वापस नहीं की जाती। बंदे को वापस करने का क्या फ़ायदा, फिर उस कानून का क्या फ़ायदा। तो शहजाद अकबर साहब जो हैं, जो मुशीर थे साहब के, इमरान खान साहब के, ये मलिक रियाज की मदद को पहुँचते हैं। वहाँ कुछ तस्वीरें भी आई थी, गाड़ी के पास खड़े हैं, ब्रीफ केस वाला एक बंदा भी नज़र आ रहा है, मलिक रियाज साहब का बेटा भी वहाँ था, इनके दामाद भी वहाँ थे, इनकी बेटी भी वहाँ थी, मुलाकातें वगैरह भी होती हैं। और मलिक रियाज की फैमिली के तमाम जो लोग थे वहाँ से, वो बरतानिया बदर कर दिए गए थे इस केस में, उनके वीज़े मनसूख कर दिए गए थे। उन्हें कहा गया था चलें जी निकलें, जायदादें बेचें, पैसे दें और निकलें यहाँ से। इस हद तक कार्रवाई की थी उसने। और हुकूमत पाकिस्तान को वो ख़त लिखते हैं कि जनाब 19 करोड़ पाउंड जो हैं ये आ गए हैं। शहजाद अकबर साहब वहाँ क्या कोशिश कर रहे थे, NCA वालों से मिल रहे थे और उन्हें कह रहे थे जनाब ये मलिक रियाज के पास बहुत पैसा है और इसने बड़े बड़े वकील खड़े कर लेने हैं, इसने केस जो है वो बहुत अरसे तक लटका देना है। तो मुनासिब ये है कि आउट ऑफ कोर्ट जो है आप सेटलमेंट कर लें इनके साथ। और कुछ लोग तो इल्ज़ाम लगाते हैं कि जनाब शहजाद अकबर साहब ने, वो जो मैंने कहा ना बहती गंगा है और उसमें हाथ धोते हैं सारे बंदे, शहजाद अकबर साहब ने कोई 1-1.5 अरब रुपए की दिहाड़ी लगाई हुई उसमें। और फिर ज़ाहिर उस वक्त वज़ीर आज़म जो थे और उनकी अहलिया थी, अगर उनका मुशीर इतनी बड़ी दिहाड़ी लगा सकता है मुबैना तौर पे, तो इन्होंने भी तो फिर दिहाड़ी लगानी थी ना। वो हुकूमत पाकिस्तान को खत लिखते हैं कि जनाब आप अकाउंट नंबर भेजें, ये 19 करोड़ पाउंड हम कहाँ भेजें। तो यहाँ कबीना का इजलास बुला लिया जाता है और बंद लिफाफा लेके आते हैं। शहजाद अकबर साहब गवाहियाँ मौजूद हैं इस हवाले से, और वो कहते हैं जनाब इसकी मंजूरी दे दें। ये मुल्क रियाज वाला मामला जो था, और श्री मिजारी ने वहाँ शोर भी मचाया, जनाब खत खोल के बता देते हैं है क्या, किस चीज़ की मंजूरी देनी है। वो मंजूरी ये देते हैं कि जनाब ये पैसे जो हैं ये सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले जाएँ, जहाँ मलिक रियाज साहब पेमेंटें कर रहे हैं। यानी मलिक रियाज से पैसा रिकवर किया उन्होंने कि ये चोरी का पैसा है, काला धन है, वो हुकूमत पाकिस्तान को दे रहे हैं जनाब आपके बंदे से, आपके शहरी से ये रकम रिकवर की है हमने, और वो पाकिस्तानी हुकूमत वही पैसा उस बंदे को दे देती है। जनाब आपके ऊपर जो 4 खरब और 40 अरब रुपए जो आपने देने हैं, जमा करवा रहे हैं किस्तों में, तो ये आप उसमें उस खाते में आप डाल दें। ये हुआ। और फिर इमरान खान ने ये कहा भी, खुद उनका बयान है, रिकॉर्ड पर बयान है कि जनाब वो तो मैंने इसलिए मंजूरी करवा दी थी, कर दी थी कि फिर हमने मुकदमाबाजी में उलझ जाना था, हुकूमत पाकिस्तान ने और बरतानवी हुकूमत ने, वो हमारे एक मुकदमा शुरू हो जाना था तो वकीलों की फीसें देनी पड़ जानी थी, तो इसलिए मैंने कहा ले आओ भाई, मेरे फीसें देनी पड़ जानी थी, वो हुकूमत पाकिस्तान के पास आना था। आपने चोर को ही पैसे दे दिए कि ले भाई तुमसे चोरी का पैसा रिकवर हुआ है, बजाय इसके कि मालिक के पास जाए, अवाम का पैसा था, वो कौमी खजाने में जाना चाहिए था। आपने कहा नहीं भाई तू रख, तू इनू इतने इस्तेमाल कर ला फलां जगह। ये उसमें हुआ। और फिर उसके एवज क्या हुआ, ये जो अलकादर ट्रस्ट वाला मामला है, फिर उन्होंने वो अलकादर ट्रस्ट और अलकादर यूनिवर्सिटी जो है, वो अलकादर यूनिवर्सिटी जब उसके लिए ज़मीन दे दी, फिर उसकी बिल्डिंग भी तैयार करके दी। वो 6-7 अरब रुपए, वो खान साहब का तो मेरा ट्रस्ट है, वो तो ट्रस्ट है, वो मेरी मुल्कियत थोड़ा है। ट्रस्ट चला कौन रहा है, ट्रस्ट से लोग पैसे नहीं कमाते। बहरहाल वो खान साहब कह रहे हैं जनाब वो ऐसा हुआ था क्योंकि नमल यूनिवर्सिटी वाला जब मामला था, उसकी वो तश्कील का वो कायम करनी थी, वो बनानी थी, तो जनाब ठेकेदार ने बड़ा तंग किया था, बहुत देर लग गई थी। तो मैंने कहा कि ये बड़ा डेवलपर है, इसको मैंने बुलाया था कि आप ठेका देने के लिए बुलाया था, लेकिन उसने कहा छड्डे जी मैं ही बना देना सारा। ऐसे वो कहते हैं यूनिवर्सिटी बन गई।
یہ عمران خان کا بیان جو ہے ریکارڈ پہ موجود ہے، کہا ہوا ہے انہوں نے، ایک انٹرویو میں یہ بات بیان کی ہوئی ہے۔ بہرحال اب جب کیس کھلا ہے تو اس ساری چیزیں جو میں نے عرض کی ہیں، اس سے آگے بھی کی بھی کچھ چیزیں ہوں گی جس کا ابھی اندازہ نہیں ہے لوگوں کو۔ جب کیس کی سماعت شروع ہوگی ساری چیزیں سامنے آئیں گی، سارا کچھ کھل جائے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ عدالت کہے کہ جناب 19 کروڑ پاؤنڈ جو ہیں وہ تو آپ کے تھے ہی نہیں، وہ آپ نے کیسے جمع کروا دیے قسط کی شکل میں، اور پھر وہ یہاں کیوں آئے، اس کی انکوائری شروع ہو گئی۔ یعنی سپریم کورٹ کے پاس تو انصاف کی مکمل فراہمی کے لیے تمام تر اختیارات ہیں، کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے سپریم کورٹ، سو موٹو لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں انصاف کی مکمل فراہمی کے لیے جو آرٹیکل ہے اس کے مطابق وہ کوئی بھی حکم جاری کر سکتی ہے سپریم کورٹ۔ تو اس کیس میں مجھے ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہی ہے۔ کو یہ جو بینچ ہے یہ بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے والا بینچ تو ہے نہیں۔ ان کا جو ماضی کا ریکارڈ ہے، ٹریک ریکارڈ ہے تینوں ججوں کا، قاضی صاحب کا بھی، امین الدین خان صاحب کا بھی، اور اطہر من اللہ صاحب کا بھی، تو یہ تو میرا خیال ہے کہ تاریخ رقم کرنے کے لیے کسی کو کہتے ہیں کہ کسی مظلوم کی دعا جو ہے وہ قبول ہو گئی ہے، کوئی ہمیں ایسا جج عطا کر ہے مولا کہ جو کام سیدھے کر دے۔ مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ کام سیدھا ہونے کا یار بڑا بڑا کیس ہے۔ پہلے دن چینوں لا لیا انہوں نے چیف جسٹس بنتے، انہوں نے پہلے دن جی بڑے بڑے کیس لائے نے، فیض آباد دھرنا کیس، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ، اور پھر انہوں لے کے بیٹھ گئے نے جنہوں میں سمجھ رہا کہ یہ ملک کی عدالتی تاریخ کا سب تو بڑا عوامی کیس جڑا یہ بنن جا رہا۔ دیکھیے ہوں 18 ਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ، یہ تو کوشش کرنگے کہ ڈیٹ مل جائے، التواج پانے کی کوشش کرنگے۔ بہت ساری درخواستیں ہیں جو 18 اکتوبر کو لگی ہوئی ہیں اس کیس میں، اور متفرق درخواستیں وغیرہ، اور پھر بہت سارے وکیل ہیں یہ مینیج کر سکتے ہیں کہ جناب بہت سارے وکیل جو ہیں وہ اچانک بیمار ہو جائیں، ان کی طرف سے ایڈجرمنٹس آ جائیں۔ سپریم کورٹ میں ایڈجرمنٹ ویسے قبول نہیں کی جاتی، ایڈوکیٹ آن ریکارڈ ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں آپ دلائل دے دیں، آ جائیں، اگر آپ کا وکیل نہیں ہے تو ایڈوکیٹ آن ریکارڈ جو ہے آپ کی ذمہ داری ہے، آپ وکیل لائیں یا پھر آپ خود دلائل دیں۔ اب دیکھیں اس میں کیا ہوتا ہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے ویلاگ کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، مجھ پر، ہم سب پر مہربان رہے۔ اللہ حافظ۔